नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत में प्राचीन समय से ही वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं वर्ण व्यवस्था के ऊपर अपने विचारों को। विश्व के सभी समाजों में सामाजिक वर्ग अवश्य पाए जाते हैं, परंतु जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो भारतीय समाज को प्राचीन समय से ही 4 वर्णों में बांटा गया था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ कई लोग वर्ण और जाति को एक ही मान लेते हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों पृथक पृथक अवधारणाएं हैं। शाब्दिक दृष्टि से वर्ण शब्द के 3 संभावित अर्थ लगाए गए हैं। पहला, वर्ण या चुनाव करना। दूसरा, रंग और वृत्ति के अनुरूप। और तीसरा, वृत्ति या जो उनकी मनोवृत्ति है उसके अनुरूप। वर्ण शब्द की उत्पत्ति ब्री वृत्त धातु से मानी गई है, जिसका वास्तव में शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण या चुनाव करना। इस दृष्टि से अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो व्यक्ति अपने लिए जिस व्यवसाय का चुनाव करता है उसी के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होता है। इसका अर्थ यह है कि वर्ण उन लोगों का समुदाय है जो एक निश्चित व्यवसाय का चुनाव करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज है वो प्राचीन रूप से वर्ण में ही विभाजित था, ना कि जातियों में। यद्यपि आगे चलकर यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई, फिर भी हम लोग वर्ण व्यवस्था को ही भारतीय समाज का मूल तत्व मानते हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई। जहाँ तक वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संबंध है तो विभिन्न कालों में इसके संदर्भ में भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ विचार धर्म ग्रंथों में जो विचार है उस पर आधारित है, कुछ विचार आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो वर्णों की जो उत्पत्ति है उसको समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख मतों या विचारों पर प्रकाश डालना होगा। सबसे पहले हम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार यह देखते हैं कि पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण पुरुष अर्थात विराट स्वरूप परमात्मा के मुख रूप हैं, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जंघाएं अथवा उदर हैं और शूद्र उनके पांव हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होने के कारण उनका कार्य बोलना तथा लोगों को शिक्षित करना है। ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है। भुजाएं शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, अतः क्षत्रियों का कार्य शासन संचालन तथा शस्त्र धारण कर समाज की रक्षा करना है। उदर या जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति मानने के कारण वैश्यों का कार्य व्यापार, पशुपालन एवं संपत्ति का उत्पादन इत्यादि है, जिसके जरिए वह समाज के लोगों की उदर पूर्ति करे। शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से मानने के कारण
उन्हें सभी वर्णों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया है, क्योंकि इन पैरों पर ही तीनों वर्ण टिके हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि पांव का कार्य इस शरीर के भार को संभालना है। एक तरह से कहा जाए तो ये तीनों वर्ण इन चौथे वर्ण शूद्र पर आधारित हैं, और यही ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधार पे हम मानते हैं। जहाँ तक उपनिषदों की बात है, तो उत्तर वैदिक काल में जो उपनिषद लिखे गए उसमें प्रमुख रूप से बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों से वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ जानकारी मिली है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को ही जन्म दिया। ब्राह्मण सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सके, तो समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर ब्रह्मा ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। लेकिन जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों से भी समाज से संबंधित सभी कार्यों की पूर्ति नहीं हो सकी, तो ब्रह्मा ने वैश्य वर्ण की रचना की। इन तीनों वर्णों की उत्पत्ति के पश्चात भी जब समाज में संबंधित कार्यों को ठीक से नहीं संचालित किया जा सका, तो अंततः ब्रह्मा ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की। ब्रह्मा ने ब्राह्मण के अंतर्गत इंद्र, वरुण, सोम तथा यम देवताओं को, वैश्य के अंतर्गत वसु, आदित्य, मारुत देवताओं को और शूद्र के अंतर्गत पुषान देवता को जन्म दिया। स्वर्गलोक की इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर मृत्युलोक के वर्णों की उत्पत्ति हुई। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। पहला, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग समय पर विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई। दूसरा, वर्णों की उत्पत्ति का आधार उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। जहाँ तक छांदोग्य उपनिषद की बात है, तो इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके द्वारा जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं उसके आधार पर होता है, और इन्हीं के आधार पर उसकी वर्ण व्यवस्था की सदस्यता निश्चित होती है। जब हम महाभारत को देखते हैं, तो महाभारत में ब्रह्मा को विभिन्न वर्णों का उत्पत्तिकर्ता बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए पैर से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। शांति पर्व में ही अपने शिष्य भारद्वाज को महर्षि भृगु ने कहा था कि प्रारंभ में केवल एक ब्राह्मण द्विज वर्ण ही था। यही वर्ण बाद में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों में बढ़ गया। जहाँ तक गीता की बात है, तो गीता के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का आधार गुण माना गया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में बताया कि हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाजन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मेरे द्वारा बनाए गए हैं। गीता में वर्ण निर्धारण में गुण को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय दर्शन में गुण 3 प्रकार के बताए गए हैं। ये गुण हैं सत्व, रज तथा तम। इन गुणों से ही मन की रचना होती है, और ये गुण 3 प्रवृत्तियों सात्विक, राजसिक एवं तामसिक के रूप में हमारे शरीर में निवास करती है, और इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर ही समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हुआ। जिस व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है, वह जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है, तो वह ब्राह्मण वर्ग में माना जाता है। जिसमें सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति होती है, वह व्यक्ति क्रियाशीलता की प्रमुखता के कारण क्षत्रिय वर्ण में माना जाता है।
राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति वैश्य कहलाता है, और जिसमें केवल राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में अज्ञानता जो होती है वह शूद्र के रूप में हमारे सामने आती है। मनुस्मृति में भी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ही वर्णों की उत्पत्ति मानी है। अब हम आधुनिक विद्वानों के जो विचार हैं उसको भी देखते हैं। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन की मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था में आनुवंशिक क्षमताओं का महत्व अवश्य था, परंतु फिर भी यह व्यवस्था मुख्यतः गुण तथा कर्म पर आधारित थी। डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने वर्ण निर्धारण में व्यक्तिगत विशेषताओं को महत्व दिया है। उनका मानना था कि वर्ण का संबंध रंग से है। उनके अनुसार प्रारंभ में भारत में केवल 2 ही वर्ण थे, एक आर्य और दूसरा दास या दस्यु। आर्यों ने विजेता होने के कारण अपने को उच्च और यहाँ के पराजित मूल निवासी द्रविड़ों को निम्न समझा। उन्होंने अपने को द्विज एवं द्रविड़ों को दास या दस्यु कहा। कालांतर में जैसे जैसे वर्णों की संख्या बढ़ती गई, उसके साथ ही साथ उनके कर्मों में भी भिन्नता आती गई। कर्मों की इसी भिन्नता के फलस्वरूप आर्य, जिसे द्विज वर्ण कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में विभाजित हो गया, और इन तीनों वर्णों के एक ही आर्य प्रजाति अथवा द्विज वर्ण से संबंधित होने के कारण इनके खान पान और विवाह के संबंध पाए जाने लगे। ये एक दूसरे के साथ सामाजिक संपर्क भी रख सकते थे। इसी तरह डॉक्टर के.एम. पणिक्कर के अनुसार उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि वर्ण सदस्यता का आधार कर्म था, न कि जन्म। वर्ण का संबंध व्यवसाय के साथ था। यदि जन्म के आधार पर ही वर्ण सदस्यता का निर्धारण होता तो किसी भी वर्ण के लिए अपना व्यवसाय बदलना किसी भी रूप में संभव नहीं होता। लेकिन प्राचीन ग्रंथों से यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण धर्म कार्यों के संपादन और अध्ययन के अतिरिक्त औषधि, शस्त्र निर्माण और प्रशासन संबंधी कार्यों में भी लगे हुए थे। वैदिक साहित्य में भी कभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि लोगों ने जन्म के आधार पर व्यवसाय को चुना था। जहाँ तक महात्मा गांधी की बात है तो उन्होंने वर्ण का अर्थ रंग और व्यवसाय दोनों से लिया है। वे वर्ण को वंशानुक्रमण का नियम मानते हैं। उनका मानना था कि एक व्यक्ति को अपने पिता से रंग एवं व्यवसाय दोनों ही प्राप्त होते हैं। अतः उनके अनुसार वर्ण का आधार जन्म है। बसंत कुमार चट्टोपाध्याय वर्ण का आधार जन्म को मानते हैं। वो भी कर्म को महत्व नहीं देते हैं। उनका कहना था यदि कर्म ही वर्ण का आधार होता तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय होते, क्योंकि वह कर्म से क्षत्रिय व जन्म से ब्राह्मण थे। अतः हमें यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि वर्ण व्यवस्था कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं बल्कि पूर्णतः मानव रचित व्यवस्था है। विभिन्न तत्वों के आधार पर यह कहना उचित होगा कि यह व्यवस्था न तो पूर्णतः गुण और कर्म पर आधारित थी और न ही पूर्णतः जन्म पर। प्रारंभ में इस व्यवस्था का आधार गुण तथा कर्म था, लेकिन धीरे धीरे जन्म का महत्व बढ़ने लगा और समय के साथ साथ व्यवसाय आनुवंशिक होते गए। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अपरिवर्तनीय होती गई और व्यवसाय की भिन्नता के कारण व्यक्तियों की स्वाभाविक विशेषताएं भी बदलती गईं। यद्यपि हमारा भारतीय सामाजिक संगठन वर्ण व्यवस्था से काफ़ी प्रभावित रहा है, परंतु आज यह व्यवस्था मात्र सैद्धांतिक व्यवस्था बनकर रह गई है। आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व से ही यह वर्ण विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित होने लगा और आज वर्तमान परिदृश्य में हम सैकड़ों जातियां और उपजातियां हिंदू सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं। धन्यवाद।